की छात्रा थी, उसके साथ न सिर्फ साथ रेप किया जाता है बल्कि रेप करने के बाद बड़े ही बेरहम तरीके से, बड़े ही निर्मम तरीके से उसकी गला दबाकर उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ही हत्या कर दी जाती है। जब उस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और जब उस रिपोर्ट की पुष्टि होती है तो उसमें एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला बात निकल कर सामने आता है। और जब वो बात सामने निकल के आया है तो कहीं ना कहीं उस बात को लेके ये पूरा घटनाक्रम एक नया मोड़ ले लिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमेन, मतलब 151 mg सीमेन उसके प्राइवेट पार्ट में पाया जाता है। मतलब यूं कहें कि 151 mg सीमेन की पुष्टि उस मेडिकल रिपोर्ट में हो जाती है जो कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट में उपलब्ध मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह महज एक रेप था, दरिंदगी की सीमा मात्र सिर्फ और सिर्फ वहां पार की गई थी और इसके बाद हत्या की गई थी, या फिर उस सीमेन से इस बात की पुष्टि हो रही है कि यह रेप ही बल्कि एक सामूहिक रेप था और भी लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात की कभी पुष्टि नहीं करता है, मेडिकल साइंस ये कभी नहीं कहता है कि एक आदमी का वो सीमेन हो सकता है। 151 mg सीमेन का मात्रा जो कि आमतौर पे बहुत ज्यादा होता है, तो इस बात से ये साफ साफ क्लियर होता है कि वो एक आदमी का तो सीमेन है ही नहीं। और जब एक आदमी का सीमेन नहीं है तो फिर क्या जो आरोपी संजय राव को गिरफ्तार वहां से किया गया है, तो क्या संजय राव के साथ साथ और भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे? सवाल यह भी उठता है कि अगर जब और भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे तो हॉस्पिटल के मेन गेट का जो सीसीटीवी था, उस सीसीटीवी में सिर्फ और सिर्फ संजय राव ही बाहर जाते हुए क्यों दिखा है? या फिर जो और अन्य आरोपी थे वो निकलने के लिए उस मेन गेट का प्रयोग नहीं किए, वो किसी अन्य गेट से निकले जहां से कि सीसीटीवी में वो नहीं आ पाए? सवाल यह भी उठता है। अब सवाल यह भी उठता है क्योंकि संजय राव अगर आरोपी है तो फिर उसको जब इस बात का पता है, क्योंकि वो हमेशा आते जाते रहता है, तो फिर वो उस मेन गेट का यूज क्यों किया जहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था? तमाम तरह के सवाल अभी भी खड़ा हो रहे हैं इस बात को लेकर। हालांकि घटना जो भी हुआ हो, लेकिन ये तो बात क्लियर है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से निकल के आई है, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक बड़ा तादाद रोड पे कैंडल मार्च करते हुए दिख रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको न सिर्फ समय रहते गिरफ्तार किया जाए, बल्कि गिरफ्तार करने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, उनको वो सजा न्यायालय और कोर्ट दे। इस बात के लिए सब लोग रोड पे उतर चुके हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कैंडल मार्च भी कर रहे हैं। ये घटनाक्रम से पर्दा उठाने की भी कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे भी कि 9 अगस्त की रात क्या हुआ था, कौन है वो संजय रॉय जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है, और आखिर हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार क्यों लगाया, ये मामला हाई कोर्ट तक क्यों पहुंचा, और न सिर्फ हाई कोर्ट तक पहुंचा बल्कि हाई कोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया कि अब कोलकाता पुलिस से घटना का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, अब सीबीआई जांच ही यहां पे कर पाएगी, तभी पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। इन सारे बात का डिस्कशन हम आगे वीडियो में करेंगे और हम आगे आपको यह भी बताएंगे कि उस रात 9 अगस्त को क्या हुआ था। घटना की हर कड़ी खुल चुकी है, आरोपी को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है, मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने यह आदेश भी दे दिया है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाए और जो भी लोग इसमें दोषी पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चूंकि जब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जिस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, तो जब गिरफ्तार हो ही गया, सारा मैटर जब वहां पे क्लोज हो ही गया, तो फिर आखिर हाई कोर्ट तक ये मामला क्यों पहुंचा और हाई कोर्ट ने ये त्वरित आदेश क्यों दिया कि अब कोलकाता पुलिस के बस की बात नहीं है, अब वहां पे सीबीआई जाएगी। और न सिर्फ हाई कोर्ट का ये आदेश था बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद सीबीआई की टीम कोलकाता आरजी और मेडिकल कॉलेज न सिर्फ पहुंचती है बल्कि अपना इन्वेस्टिगेशन भी जोर शोर से वहां पे प्रारंभ कर देते हैं।
ये सारी बात बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर संजय रॉय कौन है, जिसको कि आरोपी बनाया गया है, जिसको कि पुलिस गिरफ्तार वहां से की है। आरोपी संजय रॉय पुलिस वेलफेयर का एक सदस्य है, बल्कि हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करने के नाम पे, मरीजों को सुविधा दिलाने के नाम पे, मरीजों को एडमिट करवाने के नाम पे उस पर्सन का, उस इंसान का, उस शख्स का आना जाना हमेशा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होते रहता है। मतलब बेधड़ल्ले से जैसे एक स्टाफ के आने की अनुमति उस हॉस्पिटल में होती है, सेम उसी तरीके से संजय रॉय का उस हॉस्पिटल में आना जाना होता है। 9 अगस्त का वो खौफनाक रात, जिस रात को याद करके एक आम इंसान भी सिहर जाएगा। 9 अगस्त 2024 का वो खौफनाक रात, जिस रात को लेडी डॉक्टर को यह भी पता नहीं होगा कि आज की रात हमारी आखिरी रात होने वाली है। उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को यह तक पता नहीं होगा कि जो उनकी बेटी, जो लेडी डॉक्टर फोन करके अपने पेरेंट्स को ये बोलती है कि मैं राउंड्स पे हूँ, मैं पेशेंट को देख रही हूँ, अभी बिजी हूँ, मैं सुबह आपसे बात करती हूँ। लेकिन वो लेडी डॉक्टर बात करना तो दूर, उस लेडी डॉक्टर का फिर वो रात ही आखिरी हो गया। लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ये सोच के उस दिन सो जाते हैं कि उनकी बेटी का सुबह फोन आएगा, लेकिन उनके बेटी का फोन सुबह नहीं आता है, बल्कि फोन आता है तो उस हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों का, कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस, आखिर हॉस्पिटल का प्रबंधक इस पूरे हत्या मामले को सुसाइड का रूप क्यों दे रही थी? उस काली रात की टाइमलाइन और उस काली रात में उस संजय राव का काली करतूत, अभी हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं। 9 अगस्त 2024 की रात आरोपी संजय रॉय वहां एक मरीज को मदद करने के नाम पे आया था। क्योंकि मदद करने के नाम पे वो इसलिए आया था कि उसी रात उस पेशेंट, जो वहां पे पेशेंट एडमिट था, उसकी सर्जरी होने वाली थी। इस बात को लेके वो पेशेंट के परिजनों से उस हॉस्पिटल में मिलके फिर वापस लगभग रात के 1 बजे चला गया। जो मरीज के परिजन थे, उस परिजन के साथ हॉस्पिटल के पीछे वाले बिल्डिंग में वो शराब भी पिया। और ऐसा बताया जा रहा है, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि उस रात हॉस्पिटल में आने से पहले वो संजय रॉय वहां का जो मशहूर रेड लाइट एरिया होता है वहां भी गया था। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो आखिर किस मूड में था, उसकी मंशा क्या रही होगी। और शराब पीने के बाद दोबारा वो हॉस्पिटल में आ दुबकता है। सीधा लगभग वो 3 साढ़े 3 का समय रहा होगा। वो हॉस्पिटल का जो 3rd फ्लोर है, उस 3rd फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल है, उस हॉल में वो पहुंच जाता है। वहां पे एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर, जो कि पेशेंट को देख के राउंड्स करके उस सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सेमिनार हॉल था, और अक्सर ऐसा सेमिनार हॉल बनाया जाता है, वो पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है। इस मानक पे उस सेमिनार हॉल को बना के तैयार किया जाता है ताकि उसका आवाज बाहर नहीं जा पाए। पूरी तरह से साउंड प्रूफ सेमिनार हॉल वो था। इसके बाद जब वो लेडी डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में आराम फरमा रही थी, इसी बीच संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाता है और आराम कर रहे लेडी डॉक्टर को उठाता है, और उठाने के बाद उसके साथ बुरी तरीके से पहले तो मारपीट करता है और इसके बाद रेप की घटना को अंजाम देता है, ऐसा बताया जा रहा है। इतने से भी जब उसका मन नहीं बढ़ता है, ये सारा कृत्य करने के बाद भी जब उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, उसके बाद बड़े ही बुरे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से गला दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। ये सारा कृत्य करने के बाद लगभग 4:37 के आसपास वो वहां से निकलता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखता है। वो जो समय रहा है 4:37 के आसपास का। और इसके बाद वो वहां से अपने बैरक में चला जाता है। और हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं, इधर जब उस लेडी डॉक्टर का डेड बॉडी सेमिनार हॉल में पाते हैं, देखते हैं, उसके बॉडी की जो वर्तमान स्थिति थी उसको देख के कहीं हर कोई एक बार ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर इतना बड़ा कृत्य कोई कैसे कर सकता है। एक इंसान को इतने बुरी तरीके से कैसे खत्म कर सकता है। क्योंकि जो लेडी डॉक्टर थी, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी, और उसके शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा था, चाहे हम गले की बात करें, चाहे हम नाक की बात करें, चाहे हम कान की बात करें, चाहे हम मुंह की बात करें,
या फिर चाहे हम उसके गुप्तांग की बात करें, हर जगह से ब्लड निकल रहा था। मतलब ये साफ साफ उसके बॉडी को, उसके छत बिछत शरीर को देख के ये क्लियर हो रहा था, बड़े ही क्रूरतापूर्वक दरिंदगी की सीमा को पार करते हुए न सिर्फ उसके साथ वो कृत्य किया गया था, बल्कि उसको मौत के घाट उतारा भी गया था, उसकी जीवन लीला भी समाप्त की गई थी। इसके बाद वहां से उस लेडी डॉक्टर के घर पे फोन जाता है और फोन पे ये बोला जाता है कि आप जल्द से जल्द आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचिए, क्योंकि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बेटी से रात में हमारी बात हुई है, जिस बेटी ने हमें ये कहा है कि हम सुबह बात करते हैं, अभी हम राउंड्स पे हैं, डॉक्टरों की टीम के साथ हम अभी राउंड्स पे हैं। वो बेटी आखिर सुसाइड कैसे कर सकती है, आखिर क्या बात रहा होगा, इस बात को उस लेडी डॉक्टर के परिजन, उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल, थोड़ी ही देर के बाद सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में ये न्यूज चलने लगता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ ये कृत्य किया गया और कृत्य करने के बाद बड़े ही बुरे तरीके से उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया है। तब इस बात को समझते देर नहीं लगती है, उनकी बेटी के साथ वो कृत्य किया गया है, जिस कृत्य को जान के, जिस कृत्य को सुन के आम इंसान सिहर जाएगा। पहुंचते हैं, जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में उनको 3 घंटे तक रोक के रखा जाता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सब कानाफूसी करते हैं, हर एक स्टाफ एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ सुनते हैं। उस पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर मामला क्या है, आखिर मुझे रोक के क्यों रखा जा रहा है। 3 घंटा जब बीतता है और 3 घंटा बीतने के बाद उनके परिजन को या फिर उनके पेरेंट्स को उस बॉडी के पास जाने की अनुमति होती है। और जब उस सेमिनार हॉल में उनके परिजन, उनके पेरेंट्स पहुंचते हैं तो वहां अपने बेटी के छत बिछत शव को देख के ये साफ साफ क्लियर हो जाता है, मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरोपी सिर्फ संजय रॉय ही है, क्योंकि सीमेन की प्रचुरता मिली है उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में। 151 mg सीमेन मिलना एक बहुत बड़ा बात होता है और एक इंसान का 151 mg सीमेन ये हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या आरोपी सिर्फ संजय रॉय ही है, या फिर संजय रॉय के साथ साथ कुछ अन्य भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो कि बारी बारी से उसके साथ पहले वो कृत्य किए और इसके बाद फिर उसको हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला के वहां से निकल गए। और लेकिन जब वो निकल गए तो फिर सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ और सिर्फ आरोपी संजय रॉय ही क्यों दिख रहा है? क्या जो अन्य आरोपी थे वो निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए हॉस्पिटल के मेन गेट का यूज नहीं किए, या फिर वो वैसे गेट का यूज कर लिए जहां पे कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था? सवाल ये भी उठता है कि उस सेमिनार हॉल में सीसीटीवी क्यों नहीं था, और अगर उस सेमिनार हॉल में भी सीसीटीवी रहता तो इस बात की जानकारी हो पाती कि आखिर क्या हुआ था। ये तो गनीमत कहा जाए कि उस आरोपी संजय रॉय का ब्लूटूथ उस बॉडी पार्ट के पास पाया गया। शक के आधार पे जिस पे पुलिस को शक हुआ उन सबको वहां पे बुलाया गया और बुलाने के बाद बोला गया कि आप लोग अपना मोबाइल निकालिए। जैसे ही सब लोग मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकालने के दौरान ही जो ब्लूटूथ ऑन था उस ब्लूटूथ से संजय रॉय का मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही संजय रॉय का मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, इस बात को पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि एक आरोपी तो पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज, बॉडी के पास प्राप्त ब्लूटूथ, इन सब को एक आधार बनाकर संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। क्या संजय रॉय के साथ साथ जो अन्य लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, पुलिस उसको समय रहते गिरफ्तार करेगी। क्योंकि अब ये मामला वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस तक ही नहीं रह गई है, अब हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, और न सिर्फ आदेश दिया है बल्कि वो आदेश पारित भी हो गया है कि अब सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। दिल्ली से सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ पहुंची है बल्कि अपना इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ कर दी है। लेकिन इसी बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कुछ वहाँ पे भीड़ भी हिंसक हुआ है,
हालांकि डॉक्टरों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच कुछ अराजक तत्व 30 से 40 की संख्या में आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे, पुलिस पे पथराव करने लगे, पुलिस के बैरिकेडिंग को न सिर्फ तोड़े बल्कि हॉस्पिटल में घुसकर भी तोड़फोड़ मचाया। तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ की जो पार्टी है, ममता बनर्जी जिस पार्टी से मुख्यमंत्री है, उसके गुंडे वहाँ पे पहुंचे थे। बीजेपी का ये आरोप है और उधर ममता बनर्जी की सरकार या फिर ममता बनर्जी खुद भी ये कह रही है बीजेपी के लोग इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर वहाँ पे चल रहा है, लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप से निकल के कहीं ना कहीं सारी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर चाहे वो लेफ्ट विंग की भी कोई पार्टी हो, सबको एक साथ एक मंच पे आकर पीड़िता के लिए, पीड़िता के परिवार के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है, तभी उस लेडी डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पे हम बने हुए हैं, जैसे भी कोई और अपडेट निकल के सामने आएगा